Hello everyone. Thank you so much for your huge response and support from yesterday video. First of all, I will talk 2-3 points. Then we will start our discussion. First, what will you expect from me in this video lecture series? In this series, I will try to cover almost 1 year current affairs that will be from April 2023 to April or May 2024 plus basic concept regarding current affairs. And what I expect from you? Nothing. Only do hard work because almost 100 दिन बच गए हैं. So give your 110% because there is very less time. And some remark regarding current affairs. First, relevance of current affairs in the prelims examination. See, as you know UPSC may or may not ask current affairs directly. But if not current affairs, then static concept regarding current affairs may be asked. So हमें static concept तो करनी ही है. Static concept means whatever we are reading from NCERT or our standard book like लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम. सो हमें स्टैटिक पोर्शन तो अपने से करनी ही है, बट जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड है उसमें हमें 110% फोकस करना है. सेकेंड, प्रिपेयर कंसर्न टॉपिक फ्रॉम PYQ ऑल्सो. एंड फॉर दिस you can buy a very good book which will come from Arihant publication. So this is the book. If you have, well and good. If not, you can buy it. And third one is that some MCQ regarding current affairs from my side. I will do in the class itself some current affairs. Now let's start our discussion and say huge thanks to Vision IAS team and Jatin sir for this valuable content. And the first article is regarding बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है. बहुत ही सिंपल सा मामला है क्या कि केशवानंद भारती जजमेंट का जो है, इस जजमेंट से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इवॉल्व होके आता है और इस डॉक्ट्राइन का 50 ईयर्स लास्ट ईयर दैट इज 2023 में कंप्लीट होता है. ऑब्वियस सी बात है, 73 में ये आया था, 1973. जब इसमें आप 20 ईयर्स ऐड करते हैं तो 2023 में ये 50 ईयर्स को कंप्लीट करता है. ऑल्सो सम ईयर बैक दैट इज 2020 में 6 सितंबर को केशवानंद भारती जी का डेथ भी हुआ था. एंड ही वॉज द शंकराचार्य ऑफ एडनीर मठ. शंकराचार्य हिंदू धर्म की हाईएस्ट अथॉरिटी होती है. सो एडनीर मठ के वो हेड थे केशवानंद भारती जी. ये पूरी की पूरी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कैसे इवॉल्व हुई, PT 365 इसे अच्छी तरह से कवर करता है. सो वी विल सी इट इन ग्रेट डिटेल्स. तो कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? तो ये कहानी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ प्रोविजंस में और उसके बीच कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल्स हैं. फर्स्ट वन इज आर्टिकल 13(2) एंड आर्टिकल 368 जो कि आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर का है. मीन्स क्या? आर्टिकल 368 कहता है क्या, पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब जब भी संविधान में कोई ऐसी ज़रूरत हो जिसकी वजह से हमें संविधान को चेंज करना पड़े तो पार्लियामेंट उसे अमेंड कर सकता है. बट आर्टिकल 13(2) क्या कहता है क्या, State shall not pass any law that will take away fundamental right or change fundamental right. मतलब क्या? यहाँ पे कह रहा है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है. बट यहाँ पे कह रहा है क्या, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है जो कि आपकी फंडामेंटल को टेक अवे करे. सो इसके बीच कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर चलता है. और कहानी कैसे स्टार्ट होती है? तो कहानी स्टार्ट होती है क्या, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड, that is on 26th January 1950.
तो इससे पहले क्या था कि हम लोग ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक ब्रिटिश गवर्नेंस के अंदर में रहे, और ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो पूरी की पूरी एक्सप्लॉयटेटिव थी, जिसमें उन्होंने किसानों को एक्सप्लॉयट किया, हर सेक्शन को एक्सप्लॉयट किया। एंड ब्रिटिश एग्रीकल्चरल सिस्टम में क्या था कि उसने डिस्ट्रॉयड कर दिया इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम बाय इंट्रोड्यूसिंग जमींदारी सिस्टम, सम पोर्शन में महलबाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट, इस तरह की पॉलिसी से इंडियन एग्रीकल्चर को काफ़ी सदमा लगा। सो जब हम आज़ाद हुए तो हमारे लीडर का ये सोचना था कि ये जो जमींदारी सिस्टम है इसे एबॉलिश किया जाए। तो हमने जो है लैंड रिफॉर्म की पॉलिसी को अपनाया। लैंड रिफॉर्म स्टैंड्स ऑन 3 पिलर। फर्स्ट वन इज एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी, सेकेंड लैंड सीलिंग, दैट मीन्स वन पार्टिकुलर पर्सन के पास कितना लैंड होना चाहिए, एंड थर्ड वन इज टेनेंसी रिफॉर्म, दैट इज रेंट ऑन एग्रीकल्चरल लैंड रिफॉर्म। सो आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लैंड गोज टू स्टेट लिस्ट, मतलब लैंड से जुड़ी हुई कानून बनाने का अधिकार हमने राज्य सरकार को दिया, एंड वेरियस स्टेट्स इंट्रोड्यूस लैंड रिफॉर्म एक्ट, एंड द फर्स्ट स्टेट वाज बिहार गवर्नमेंट, जिसने कि बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया। और इसका प्रिंसिपल ये था कि जिनके पास भी एक्सेस लैंड है उससे ये लैंड लेके जो लैंडलेस पीपल है उन्हें ये लैंड दिया जाना चाहिए। बट इसकी जो पॉलिसी है दैट विल बी कॉन्फ्लिक्टिंग इन नेचर ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 31। दैट इज आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, दैट इज एवरीवन इज इक्वल। जब एवरीवन इक्वल है तो आप किसी पर्सन से उसकी आप राइट कैसे ले सकते हो, उसकी आप जमीन कैसे ले सकते हो। सेम वन इज आर्टिकल 19 एंड 31 तो फंडामेंटल राइट था जो कि कह रहा था कि राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी, सो गवर्नमेंट कांट टेक प्रॉपर्टी। सो आर्टिकल 19(1)(f सेज राइट टू प्रॉपर्टी, एंड आर्टिकल 31 कहता है क्या, नो डेप्रिवेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अ लॉ। तो इन केस में इसका कहना है क्या, बिना किसी लॉ का गवर्नमेंट जो है किसी का लैंड नहीं ले सकता है। तो इस केस में तो गवर्नमेंट ने लॉ इंट्रोड्यूस किया, बट ये हमारा फिर कहता है कि हमारा तो फंडामेंटल राइट है कि हम प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं। एंड इसके लिए एक और प्रोविज़न था कि जब गवर्नमेंट कोई ज़मीन लेगी तो पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ कंपनसेशन देगी, बट ज़मींदार का ये कहना था कि सरकार जो हमें कंपनसेशन अमाउंट दे रही है जो वो बहुत कम है। सो मेनी जमींदार्स वेंट टू सुप्रीम कोर्ट एंड से सर हमारी तो राइट्स खतरे में है। सो इस चीज़ की सुनवाई होती है फर्स्ट केस इन द कामेश्वर प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1951। कामेश्वर प्रसाद सिंह अपने आप में बहुत बड़े जमींदार रहते हैं और ये बिलोंग करते हैं दरभंगा महाराज से। दैट मीन्स दरभंगा पहले जो बिहार की एक स्टेट है आज, सॉरी बिहार का एक जिला है दरभंगा, एंड वो वहाँ पे पहले दरभंगा महाराज का शासन हुआ करता था। तो कामेश्वर प्रसाद सिंह वहीं से बिलोंग करते थे, बहुत बड़े जमींदार थे। तो कामेश्वर प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये चैलेंज किया गया कि गवर्नमेंट कांट टेक आवर लैंड बिकॉज लैंड इज आवर फंडामेंटल राइट। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस यू आर राइट कि सरकार आपकी लैंड नहीं ले सकती है। सो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट को नल एंड वाइड कर दिया, खत्म कर दिया, बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ऑन द ग्राउंड दैट दिस वायलेट्स फंडामेंटल राइट गिवन अंडर आर्टिकल 14, 19, 31। फर्दर फिर क्या होता है, तमिलनाडु गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है फॉर SC, ST एंड OBC। ये फर्स्ट टाइम था जब OBC को रिजर्वेशन स्टेटस दिया गया था। अगेन चूंकि जब आप किसी को रिजर्वेशन देते हैं तो ये माना जाता है कि किसी पर्सन की आप राइट को कर्टेल कर रहे हो। सो ये केस भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को भी, तमिलनाडु गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी को भी नल एंड वाइड कर दिया। उसने भी कहा कि दिस वायलेट्स आर्टिकल 14, 15 एंड 16। इन दोनों सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के खिलाफ सरकार को लगा क्या, चूंकि हमें लैंड रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है एंड कुछ
वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिजर्वेशन देना भी जरूरी है। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सोचा कि ये ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्या इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, बट आई हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर आर्टिकल 368। सो गवर्नमेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 इम्प्लीमेंट किया, और इस अमेंडमेंट के तहत गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया सम मेजर आर्टिकल्स। वन इज आर्टिकल 15(4), 16(4). ये दोनों आर्टिकल टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन टू बैकवर्ड कास्ट। देन आफ्टर आर्टिकल 13(1)(a) टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट कैन टेक एक्सेस लैंड बाय लॉ। गवर्नमेंट को जब जरूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट आपकी जमीन ले सकती है। एंड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड 9th शेड्यूल्ड। 9th शेड्यूल्ड समझिए वो एक बॉक्स है, जिस बॉक्स में यदि आप कोई सामान को रख देते हो तो इस सामान को कोई भी टच नहीं कर सकता है। दैट मीन्स क्या था, गवर्नमेंट ने ये प्रोविजंस निकाला कि जो भी एक्ट को हम क्या करते हैं, यदि हम किसी एक्ट को इस बॉक्स में रख देते हैं तो दैट इज बियॉन्ड द जुडिशियल स्क्रूटनी। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट इसे टच भी नहीं कर सकती है। ये प्रोविजन हमने मेंशन किया एज पर 9th शेड्यूल्ड। सो जमींदार फिर से बोला कि सर क्या ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, क्या ये इटसेल्फ भी तो कानून है? जब आपने ऊपर कहा कि सरकार ये काम नहीं कर सकती है, तो कैसे सरकार फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है ये हमारी राइट्स को टेक अवे कर सकती है? सो ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अगेन ये भी कहानी कब हो रही है, 1951 में, और ये केस रजिस्टर्ड होता है एज पर संकड़ी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 5 जज बेंच थी। एंड इन संकड़ी प्रसाद केस सुप्रीम कोर्ट सोज लिबरल इंटरप्रिटेशन एंड सेड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज वैलिड। मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कहना था कि आर्टिकल 13(2) डज नॉट प्रोहिबिट्स अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट जो है बाय द एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वो फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकती है, बट नॉट बाय ऑर्डिनरी लॉ। जो और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो बिहार गवर्नमेंट ने किया वो तो एक ऑर्डिनरी लॉ था। ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू आप फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकते हो, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ आप फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हो। आफ्टर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड 4th and 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिगार्डिंग अगेन लैंड रिफॉर्म। इस अमेंडमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया इन द नेम ऑफ सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965। दिस वन इज 9 जज बेंच, और इससे पहले संकड़ी प्रसाद 5 जज बेंच था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगेन 4th and 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज वैलिड एंड पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इफ नीड पार्लियामेंट कैन टेक अवे फंडामेंटल राइट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म। इसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट अगेन इंट्रोड्यूस्ड 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसमें गवर्नमेंट ने ये आर्टिकल 31(a) एंड शेड्यूल्ड 9 को विगेरियसली मॉडिफाइड किया, बहुत सारे उसमें चेंजेस लाए, और इस चेंज के खिलाफ अगेन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल होता है इन द नेम ऑफ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूरा रुख बदल दिया, पूरी हवाएं बदल गई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल अपने आप को चेंज कर लिया पीछे के सारे जजमेंट से। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था क्या, ऑल दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज वैलिड, बट गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट गोल हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना ना ना, पार्लियामेंट कांट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट कांट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। मतलब सोचो कितना जस्ट लाइक था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना था बिल्कुल उसने डोर को ही क्लोज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास कोई भी अमेंडिंग पावर है ही नहीं। इसका मतलब था वो जो 368 आर्टिकल है वो तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि फालतू का लिखा हुआ है। सो सुप्रीम कोर्ट सेज पार्लियामेंट कांट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन
एंड सेकेंड कहा फंडामेंटल राइट भी कांट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, वो तो अमेंड ही नहीं हो सकता है, वो जैसे का तैसे रहेगा सब दिन। मतलब सोचो ये कितना एक तरह का कंसेंट्रिक व्यू था सुप्रीम कोर्ट का इन द केस ऑफ गोलकनाथ केस। और इसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। थोड़ी सी यदि आप डेट पे फोकस करेंगे तो गोलकनाथ का जजमेंट आता है 1967 में, एंड दीज टू अमेंडमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1971। ये वो साल था जब इंदिरा गांधी विथ ह्यूज मेजोरिटी पावर में आई थी, और इंदिरा गांधी को लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट बोले कि हम ही कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट कांट डू एनीथिंग। सो इंदिरा गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल 13(4), और 13(4) में कहता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब है सिंपल सी बात कि जुडिशियरी कुछ भी कर ही नहीं सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, दैट इज अवे फ्रॉम स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, दैट इज अवे फ्रॉम द स्कोप ऑफ जुडिशियरी कुछ नहीं कर सकती है। अगेन आर्टिकल 368(3) में कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आउटसाइड द स्कोप ऑफ 13। मतलब कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा दोनों एक ही तरह का बात है। हाँ, चूंकि एक तरह से होता है ना कि दोनों तरह से आप मतलब कभी कभी क्या करते हो, जब आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रूम में होती है आप डबल लॉक लगाते हो, तो इसमें भी इंदिरा गांधी ने सेम काम किया। एक तो बोल दिया क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को आप जो है क्या उसको स्क्रूटनी कर ही नहीं सकते हो, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट को बोला। और सेकेंडली बोला कि मे भी उन्होंने सोचा कि कहीं सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के बेसिस पे आए, क्योंकि 13 के बेसिस पे क्या था कि आर्टिकल 13(2) ये कहता है क्या कि यदि स्टेट कोई लॉ बनाता है और जो फंडामेंटल राइट को लेता है तो उस चीज़ को जुडिशियरी क्या कर सकता है, नल एंड वाइड कर सकता है। सो यहाँ से भी डोर क्लोज कर दिया एंड यहाँ से भी दोनों जगह से डोर क्लोज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के लिए। एंड नेक्स्ट आर्टिकल 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रोविजन मेंशन था, उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया आर्टिकल 31C, जिसमें कि ये कहा गया लॉ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 39B एंड 39C shall not be invalid. This two article is very important article regarding DPSP 39B and 39C। तो इसमें यह कहा गया यदि इस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट कोई लॉ लेके आती है तो इस लॉ को भी आप क्या करते हैं कि आप जो है क्या इनवैलिड नहीं कर सकते हैं, जुडिशियरी इसे ख़त्म नहीं कर सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है जब इतनी बड़ी चेंजेस आएगी तो इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा। अगेन ये दोनों अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और अब डेट आती है हमारी केशवानंद भारती केस की, जिनमें इसके पहले बहुत सारी इसमें क्वेश्चंस को रखा गया, और फाइनली इन द केशवानंद भारती केस दैट विल 13 जज बेंच, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर से अपनी गोलकनाथ वाली जजमेंट को चेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि पार्लियामेंट कांट डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर। दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया, कहीं पे भी बेसिक स्ट्रक्चर ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में है ना ही कोई इसकी डेफिनेशन है, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो सभी प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन अपना बेसिक कैरेक्टर खो दे, लाइक सेकुलरिज्म, लाइक फेडरलिज्म, लाइक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ये सभी चीज़ क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, और यहीं से इवॉल्व होता है बेसिक स्ट्रक्चर केस। पूरी की पूरी आर्टिकल को यदि हम समराइज करें बस एक लाइन में, तो इंडिपेंडेंस के बाद हमने लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया, बट लैंड रिफॉर्म एक्ट किसी की फंडामेंटल राइट टेक अवे कर रही थी। इसके रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट में कई सारे जजमेंट आए। केशवानंद भारती केस फाइनल था, जहां से कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय क्लियर कर दिया कि
पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। बट इसके पहले जितने भी जजमेंट थे, लाइक कामेश्वर प्रसाद सिंह और चंपकम दुईराजन केस में, इन्होंने इससे पहले लैंड रिफॉर्म एक्ट्स को नल एंड वॉइड किया। शंकरी प्रसाद केस एंड दी सज्जन सिंह केस में, इन दोनों में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि यस, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। गोलकनाथ केस में बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का दिमाग घूम जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, पार्लियामेंट कांट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट भी चेंज नहीं किया जा सकता है। बट इन द केशवानंद भारती केस, फाइनली वी रीच टू द पॉइंट वेयर सुप्रीम कोर्ट सेड पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बट इट कांट डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर। एंड ऑल्सो इसमें एक पॉइंट ये भी था कि जो प्रीएम्बल के बारे में, प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो केम बैक टू आवर आर्टिकल। अब देखते हैं कि क्या कह रहा है। फर्स्ट न्यूज में ये था कि 50 ईयर्स हमने कंप्लीट किया। आफ्टर दैट अबाउट केशवानंद भारती केस 1973, इट डील्स विद द पेटिशन अगेंस्ट द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय द केरला गवर्नमेंट अंडर द केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट। केरला गवर्नमेंट ने भी लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया था, जिसमें कि जो शंकराचार्य जी थे, केशवानंद भारती, उनका लैंड लिया गया था। सो दे फाइल अ पेटिशन इन सुप्रीम कोर्ट against the violation of fundamental right under article 25, 26 and 31. 25 and 26 इसलिए बिकॉज की राइट टू प्रोफेस रिलीजियन में भी आप है कि आपको अपनी धर्म को प्रचार प्रसार करने की पूरी राइट्स है। सो इस जगह में भी गवर्नमेंट उसकी लैंड ली तो उससे उसकी फंडामेंटल राइट कर्टेल होती है। केशवानंद भारती केस 13 जज बेंच थी और आउटकम्स क्या निकला। इसने वैलिडिटी ऑफ द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दिया। जो हमने ये केस अभी देखा, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को वैलिड किया 24th एंड 25th को इन द केस ऑफ केशवानंद भारती जजमेंट। एंड आफ्टर दैट पार्लियामेंट हैड द पावर टू अमेंड एनी और ऑल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, ये केशवानंद भारती केस में कहा। बट कहा क्या, हाउएवर सच अमेंडमेंट शुड नॉट अल्टर, damage or destroy the essential features of basic structure of constitution। इसमें वो पॉइंट है गोलकनाथ की जो हमने डिस्कस किया अर्लियर इन द गोलकनाथ केस 1967, दिस वन केस जिसमें कि गोलकनाथ में केस में सुप्रीम कोर्ट गोल गोल सी बात बोला। सो इन केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पावर ऑफ amend the constitution under article 368 was not unlimited and that the fundamental right guaranteed under constitution could not be abrogated or abridged by a constitutional amendment act. Power of judicial review is integral part of the basic structure of the constitution। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू itself जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। एंड अदर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट अफेयर 25th 29th पार्ट्स दैट कर्टेल्ड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आपको जो हम बात किया कि कई सारे अमेंडिंग एक्ट से क्या किया गया था कि जुडिशियल रिव्यू की पावर को ही ख़त्म कर दिया था। तो इस चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये नहीं कर सकते आप, जुडिशियल रिव्यू तो रहेगी ही इस चीज़, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ बेसिक स्ट्रक्चर। फिर कहता है क्या, यहाँ पे आप देखते हैं तो some principles that are presently part of the basic structure like sovereignty of India, like supremacy of constitution, like mandate to build a welfare state, like republican and democratic features of government, secular and federal characteristic of constitution, etc., etc. About basic structure doctrine, it holds that certain fundamental features of the constitution cannot be amended or ended by the parliament. देयर इज नो मेंशन, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है। MCQs में आपको फंसाया जा सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहीं पे भी बेसिक स्ट्रक्चर मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही कहीं पे ये डिफाइन है। सिग्निफिकेंस क्या था इस पूरी डॉक्ट्राइन की, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की, तो ये कहता है क्या, चेक्स ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकती है, बट वो डिक्टेटर नहीं बन सकता है, आर्बिट्रेटर नहीं बन सकता है कि उसके मन में जो हो वो चीज़ अमेंड कर दे। सेकेंड, इंश्योर दैट कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स द लिविंग डॉक्यूमेंट। ऑब्वियस सी बात है,
यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन में समय रहते हुए चेंज नहीं करेंगे तो वो डेड डॉक्यूमेंट हो जाएगा। सो ये जजमेंट इंश्योर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट दैट इज रिस्पॉन्स टू change with respect to times, laid down several principles that have become the bedrock of constitutional law. Next, ensure federal structure of the constitution and shape the judiciary's approach to constitutional interpretation. So that this ends our discussion regarding first article. Now we will move to second article, that is independence of district judiciary, that is the part of basic structure. Recently a petition was filed in Supreme Court by All India Judges Association, and in the judgment of this case Supreme Court कहता है क्या, independence of district judiciary is the part of basic structure. सबसे पहले ये समझते हैं कि why independent of judiciary is important. तो फर्स्ट ये है क्या कि गवर्नमेंट जो है इटसेल्फ इज द लार्जेस्ट लिटिगेंट इन जुडिशियरी. सो इफ जुडिशियरी इज नॉट इंडिपेंडेंट दैट इट मे बी बायस्ड. सेकेंड वन इज दैट फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन ओनली प्रोटेक्टेड बाय जुडिशियरी. एंड थर्ड वन इज दैट disputes between center and state will be solved by judiciary. So if they will not be independent, then it may be biased or favorism happened. So हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इसके बारे में पता था. सो उसने लॉट्स ऑफ प्रोविजंस इंप्लीमेंट किया रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, लाइक आर्टिकल 121 with respect to Supreme Court and Article 211 with respect to High Court mention that कोई भी no discussion happened in the parliament with respect to conduct of judges. That is कि आप जो भी conduct हो रही है judges की in the Supreme Court और High Court, आप उसको पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द रिमूवल ऑफ जजेज. सिर्फ आप उस समय उसके कंडक्ट को डिस्कस कर सकते हैं जब आप किसी जज को रिमूव करते हैं. सेकेंड वन ही, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जो भी हम सैलरी देते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, दैट विल बी चार्ज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ CFI. चार्ज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ CFI इसका मतलब है दैट इज नॉन वोटेबल एंड लॉट्स मेनी प्रोविजन. बट आपने ऐसा एक भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देखा होगा जो कि बात करता हो अबाउट डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी. तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी में बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने नजर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो भाई बहुत गलत हो रहा है. लाइक हो रहा था क्या कि अलग अलग स्टेट में जो है डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी से रिलेटेड डिफरेंट लॉ ऑफ कंडक्ट चल रहा था. एक जज जो किसी स्टेट में तो ये हालात थी कि जजेज की सैलरी जो है 10-10 साल से नहीं बढ़ी हुई है. सो बहुत तरह की इरेगुलरिटीज देखी जा रही थी. सो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट पास किया, दैट इज लाइक दिस कि सुप्रीम कोर्ट in the All India Judges Association versus Union of India case stated that district judiciary's independence is the part of basic structure. Also, it also highlighted other principles. First, Supreme Court ने कहा कि इंटीग्रेशन होना चाहिए in terms of pay, pension and other service conduct between district judiciary and High Court and Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी हमसे अलग नहीं है. ऐसा नहीं है कि हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अलग हैं और वो लोअर कोर्ट है तो उसके लिए कोई देखने वाला नहीं, हम सभी एक हैं और हम सब एक तरह से इंटीग्रेट होना चाहिए इन द टर्म्स ऑफ पे, पेंशन एंड सैलरी. और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट शुड एस्टैब्लिश अ कमीशन टू डिटरमाइन दिस सैलरी. सेकेंड वन, सेपरेशन ऑफ पावर. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है क्या, ऑफिसर्स ऑफ द जुडिशियरी should be treated separately from the staff of legislative and executive wings. सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ऐसा मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी का हालात है कि वहाँ पे भी जो स्टाफ हैं उसकी रिक्रूटमेंट हो जैसे हो वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, ऐसा नहीं होनी चाहिए. इसको आप बिल्कुल
सेपरेटली डील कीजिए, बिकॉज दैट इज़ द पार्ट ऑफ जुडिशियरी। इससे आप उसी तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं जैसा कि आप मान लीजिए लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव टू अदर विंग्स ऑफ गवर्नमेंट है। एंड थर्ड वन, सुप्रीम कोर्ट कहता है क्या, देयर शुड बी यूनिफाइड जुडिशियरी, दैट इज जो भी सर्विस कंडीशंस ऑफ द जजेज है वो सेम होना चाहिए अक्रॉस ऑल द स्टेट। ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेट में आपका जो चल रहा है वो चलते रहना चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए पूरी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। उसके बाद आर्टिकल 2-3 पॉइंट डिस्कस करता है अबाउट डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी। डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में कहता है दिस ही इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस आर मेड बाय गवर्नर विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। लक्ष्मीकांत में सबऑर्डिनेट कोर्ट एक चैप्टर है, वहाँ पे कुछ पॉइंट जैसे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में आर्टिकल टॉक्स अबाउट आर्टिकल 233, 234, 235, 236 एंड 237। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस कैसे होता है, एज पर आर्टिकल 233 हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट से गवर्नर सबसे पहले कंसल्ट करती है। गवर्नर विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन। क्वालिफिकेशन क्या है डिस्ट्रिक्ट जजेस बनने का, सबसे पहले नॉट इन गवर्नमेंट जॉब, सेकेंड वन इज एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 7 साल से अधिक समय तक वो एडवोकेट किसी कोर्ट में हो, एंड थर्ड वन इज दैट उसे रिकमेंड किया जाए बाय हाई कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस कैसे होती है, तो डिफरेंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट करती है, और जब आप उस एग्जाम को पास करते हैं उसके बाद विद द कंसल्टेशन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हाई कोर्ट, गवर्नर अपॉइंट जुडिशियल सर्विसेज पर्सन। And there are lot of provisions, so you can read about district court or subordinate court from Lakshmikant. Now we move to next article that talks about abrogation of article 370. थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं एंड समझते हैं इस आर्टिकल को। As you know, towards the end of World War II, Britain was not able to sustain the colony, and also lots of pressure from USA, Russia to independent India. Also, in Britain क्या हुआ कि 1945 में लेबर पार्टी वहाँ पे जो है पावर में आती है, और क्लेमेंट एटली जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। एंड क्लेमेंट एटली 20 Feb 1947 को ये अनाउंस करता है कि वी विल independent India, we will transfer the power to India on 3rd June 1948. That is 3 जून 1948 के अंदर तक जो है इंडिया को पावर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड द नेक्स्ट डे दैट इज 21 फरवरी को क्लेमेंट एटली जो है न्यू वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन को इंडिया भेजते हैं, एंड माउंट बेटन इंडिया आके 3 जून 1947 प्लान इंट्रोड्यूस करता है, जिसे कि आप माउंट बेटन प्लान के नाम से भी जानते हैं, और 3 जून प्लान। इस प्लान के अंतर्गत ये कहा गया कि पार्टीशन ऑफ इंडिया इज ऑफिशियली एक्सेप्टेड, एंड 15 अगस्त 1947 को जो है पार्टीशन होगा। और पार्टीशन किसका होगा, तो पार्टीशन होगा ब्रिटिश इंडिया का। ब्रिटिश इंडिया का मतलब ये था उस समय कि हमारा ये जो पूरा इंडिया था, आवर होल इंडिया, दैट विल सम प्रोविंस लाइक बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस लाइक बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सभी जो पार्ट था ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। तो इस ब्रिटिश इंडिया में से जो है इसी का पार्टीशन होगा। सम स्टेट्स विल गो ऑन पाकिस्तान एंड सम स्टेट्स विल रिमेन इन इंडिया, जिसमें से ऑलमोस्ट ये सभी स्टेट्स इंडिया के साथ रहा। लाइक इधर वाली जो वेट अ सेकेंड, जो ये स्टेट थी लाइक वेस्ट पंजाब, लाइक ईस्ट बंगाल, NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस,
सिलहट जो असम का रीजन था, ये सभी स्टेट जो है पाकिस्तान के साथ जाता है। एंड रिमेनिंग जो स्टेट्स था दैट इज नोन एज प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स को ये ऑप्शन दिया गया, प्रिंसली स्टेट को कहा गया कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आइदर यू कैन गो विथ पाकिस्तान और यू कैन रिमेन विथ इंडिया एंड थर्ड वन इज यू कैन रिमेन फ्री। तो ऑलमोस्ट 560 प्रिंसली स्टेट ने ये डिसाइड किया कि हम इंडिया के साथ जाएंगे और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ साइन किया। 3 स्टेट था जिसने कि ये डिक्लेयर किया कि हम लोग क्या रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। उनमें से 3 स्टेट था, फर्स्ट वन इज जूनागढ़, सेकेंड वन इज हैदराबाद एंड थर्ड वन इज J&K। जूनागढ़ की कंडीशन ये थी कि जूनागढ़ का जो रूलर था, रूलर बिलोंग्स टू मुस्लिम एंड होल पॉपुलेशन बिलोंग्स टू हिंदू। सो वहाँ पे सरदार पटेल जी डिप्लोमेसी खेल के वहाँ पे क्या करवाते हैं, प्लेबिसाइट करवाते हैं, जनमत संग्रह करवाते हैं और वहाँ की जनता ने ये डिसाइड किया कि हम लोग इंडिया के साथ जाएंगे। सो जूनागढ़ केम टू इंडिया। हैदराबाद में निज़ाम मान नहीं रहा था, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, बाय द आर्मी ऑपरेशन, और वेरी फेमस आर्मी ऑपरेशन हुआ था दैट इज नोन एज ऑपरेशन पोलो। एंड इस ऑपरेशन के तहत हमने हैदराबाद को इंडिया में शामिल कर लिया। ये सेम स्ट्रेटजी जो हमने हैदराबाद में किया, पाकिस्तान J&K के साथ करना चाह रहा था। पाकिस्तान ने सोचा जब इंडिया ने हैदराबाद पे आर्मी एक्शन करके हैदराबाद को अपने में शामिल कर लिया, क्यों ना हम लोग भी J&K पे जो है आर्मी ऑपरेशन के तहत उसको अपने में शामिल कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की हालात कुछ जूनागढ़ के तहत थी। जूनागढ़ में था क्या, वहाँ के जो रूलर थे वो मुस्लिम थे, तो J&K का जो रूलर था वो रूलर बिलोंग्स कर रहा था हिंदू से, बट पॉपुलेशन बिलोंग्स टू मुस्लिम। सो इसी वजह से जम्मू कश्मीर के जो रूलर हैं ये पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि वो खुद हिंदू थे और वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान में उसकी क्या इज्जत होती, एंड उसकी पॉपुलेशन मुस्लिम थी तो वो हिंदुस्तान के साथ नहीं मिल रहे थे। सो उसके लिए समस्या थी। लेकिन जब पाकिस्तान ने इस पर अटैक किया तो राजा हरि सिंह ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दे डिसाइडेड टू गो विथ इंडिया एंड वो इंडिया में शामिल होते हैं। बट वो डिमांड करते हैं पंडित नेहरू से कि हमें कुछ कुछ चीज़ के लिए में जो है हमें कुछ इंडिपेंडेंस चाहिए। सो हमने J&K को सम स्पेशल प्रोटेक्शन दिया दैट कम्स अंडर आर्टिकल 370, और ये 370 आर्टिकल टेम्परेरी पर्पस के लिए था। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाय द प्रमलगेशन ऑफ एन ऑर्डर डिक्लेयर दैट आर्टिकल 360 विल बी इंडेड नाउ। अब खत्म होता है, बहुत दिन हो गया, और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। एंड सुप्रीम कोर्ट फाइनली सेड ऑल्सो दैट यस whatever government do that will be upheld, that will be right। सो वो सही है, वो रहेगा। So a constitutional bench of Supreme Court recently upheld, that is constitutionally valid, the Union government's 2019 decision to repeal the special status of J&K. More on the news, on August 5, 2019, President of India promulgated an ordinance, और इस ordinance के तहत provisions of Indian Constitution are applicable in the state, that is Parliament also enacted J&K Reorganization Act 2019, और इसके तहत उसने क्या किया कि J&K स्टेट को बाइफर्केट करके 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया। Petitioner had challenged the constitutionality of these actions of Union government। यहाँ पे आपको ये समझनी है, बस ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल के लिए, बाकी सब तो सही है। पेटिशनर का ये कहना था कि एवरीथिंग इज फाइन, वट एवर हैपेंड इज फाइन, बट व्हाट द गवर्नमेंट डू दैट अ फुल फ्लेज्ड स्टेट विथ लेजिस्लेचर, जहाँ पे कि एक लेजिस्लेचर है, जो लेजिस्लेचर जनता के द्वारा चुना गया है, उस स्टेट को क्या किया गया, बाय एन ऑर्डिनरी ऑर्डर उस स्टेट को 2 पार्ट में बांट दिया गया। मतलब स्टेट बिकम्स यूटी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इससे आप इसकी कॉन्सिक्वेंस ऐसे समझ सकते हैं,
सपोज दैट आज ये चीज़ JNK के साथ हुआ कि एक स्टेट 2 यूटीज़ में बना, और जैसे ही कोई स्टेट यूटी में बनता है, सो दैट विल बिकम यूनिटरी इन नेचर, दैट मीन्स देयर एडमिनिस्ट्रेशन बिलोंग्स टू मेजरली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो कल दिन तो ये भी हो सकता है ना, कल दिन वो हो सकता है पंजाब को यूटी में कन्वर्ट कर दे, पंजाब को, राजस्थान को, बिहार को, इस तरह से करते करते वो एक दिन ऐसा होगा कि ऑल ओवर इंडिया में सभी यूटीज़ बन जाए। सो फेडरलिज्म कहाँ जाएगा? वेयर गोज फेडरलिज्म? जहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये चीज़ कर सकता है बैन, इस पे ऑर्डिनरी ऑर्डर। ऐसा भी नहीं था कि ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया। यदि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू होता तो वहाँ पे राज्यसभा में जाता, प्लस 50% स्टेट्स की इसमें जो है क्या सहमति होती, तो समझ सकते थे क्या एक स्टेट को बाइफरकेट किया गया। बट बाय ओनली एन ऑर्डर आप क्या कर रहे हैं, एक स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। सो ऑन दिस बेसिस पेटिशनर हैड चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दीज एक्शंस ऑफ यूनियन टेरिटरी। जजमेंट में ये कहा गया, अपहोल्डिंग द प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन ऑफ अगस्त 2019, Supreme Court held that J&K didn't retain any element of sovereignty after it accede to India in 1947। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 1947 में वो इंडिया में मिला, there is no other provisions of extra sovereignty to J&K। सुप्रीम कोर्ट held that आर्टिकल 370 तो एक टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन था, so it is fine। The court held that UT can be carved out of state. Parliament by law, as per article, article 2 and article 3 mentions about this, कि Parliament by law form a new state by the separation of territory from any state, or by uniting 2 or more states or parts of state, by uniting any territory to part of any state। ये सभी चीज कर सकता है, बट ये प्रोविजन नहीं था कि एक स्टेट को ब्रेक करके 2 यूटीज बना दिया जाए। अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ आर्टिकल 3, वर्ड स्टेट मीन्स, आप यू नो दैट स्टेट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट। आर्टिकल 370 हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन अक्टूबर 1946, जो हमने भी बात किया, महाराजा हरि सिंह ने किया, द लास्ट रूलर ऑफ JNK, साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन थ्रू विच ही एग्रीड टू एक्सीड हिज स्टेट to the dominion of India। Article 370 was placed in the part 21 titled temporary and transitional provision। इसके प्रोविजन के तहत only except for defense, foreign affairs, finance and communication, ये वाली पार्ट जो है that belongs to central government, and rest of the part that will be concurrence of state government। पार्लियामेंट नीडेड द स्टेट गवर्नमेंट कंकरेंस, स्टेट गवर्नमेंट की सहमति लेनी होगी फॉर अप्लाइंग ऑल दी अदर लॉज। जैसा कि आप पहले जानते थे कि कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है वो डायरेक्टली JNK में इम्प्लीमेंट नहीं होता था, उसके लिए अगेन जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होना जरूरी है। बट 370 नाउ डेड, सो ऑल द एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन बी डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड टू JNK। आर्टिकल 35A also confers the special status to J&K, by which gave power to J&K assembly to define permanent residence of state, their special right and privilege। मतलब as per article 35A J&K assembly ये डिसाइड कर सकता था कि कौन परमानेंट रेसिडेंट होगा J&K का, उसका स्पेशल राइट क्या होगा, उसका मैरिज राइट क्या होगा, उसको क्या प्रिविलेज मिलेगी, ये सभी J&K लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड कर सकती थी। बट राइट नाउ ऑल द प्रोविजंस डेड। सो दिस completes the today's discussion। We will meet tomorrow, that will start from National Capital Territory of Delhi Amendment Act 2023। Thank you so much।